नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआरबी में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने पिछले वीडियो में अपनी बात को समाप्त किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तीसरे पार्ट की बात। हम दोस्तों प्राचीन इतिहास की विशेषताएं पढ़ रहे थे और आज हम उसके तीसरे पार्ट पर बात करेंगे। क्या है दोस्तों कि हमारे प्राचीन काल से ही हमारे कवियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे लेखकों ने भारत को एक अखंड इकाई के रूप में देखा है। एक अखंड इकाई का मतलब होता है दोस्तों जिसका एक खुद का अस्तित्व है, उसकी एक खुद की इमेज है, जिसकी एक अलग खुद की पहचान है, उसे हम एक अखंड इकाई बोलते हैं। हिमालय से लेकर के समुद्र तक फैले क्षेत्र को एक क्षेत्र इकाई के रूप में देखा जाता है। जो हिमालय से लेकर समुद्र तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसको एक बड़ी इकाई के रूप में देखा जाता है कि यह पूरा भारत का एक साम्राज्य था। जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर के केप ऑफ कोमरिन तक को पराजित किया या उसे जीता, जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर केप ऑफ कोमरिन और इधर हम ये मान लीजिए आप हिंदुस्तान है और ये इसके पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम में सिंधु क्षेत्र के आगे तक जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर केप ऑफ कोमरिन और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम में सिंधु क्षेत्र के आगे तक को जीता, उसे नाम दिया गया उन राजाओं को चक्रवर्ती कहा गया। ऐसा भारत में 3 से 4 बार देखने को मिलता है। अशोक ने पहली बार 5वीं सदी से लेकर 200 ईसा पूर्व उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत को छोड़ करके संपूर्ण भारत को जीता था और एक अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इस वजह से अशोक के अभिलेख भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेख पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान में देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त गंगा से लेकर के तमिल भूमि तक तमिल भूमि तक के क्षेत्र को जीतता है समुद्रगुप्त। तमिल भूमि का मतलब है दोस्तों जो तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र को
समुद्रगुप्त ने जीता था और अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 600 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन तृतीय ने हर्षवर्धन को हराया, जो एक उत्तर भारत में उसका एक बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का बड़ा साम्राज्य था। पुलकेशन तृतीय ने हराया इसे और एक अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि जो भारत की राजनीतिक एकता है वह बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि सारे लोग एक राजनीतिक ढांचा में बंधे हुए हैं। फिर भी भारत की ऐसी अधिकांश जनता है जो राजनीतिक एकता कमज़ोर होने के बावजूद भी एक राजनीतिक ढांचा में अधिकांश जनता भारत की बंधी हुई है। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना है। जो भारत में विदेशी आते हैं वो पहली बार गंगा और इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, यहाँ आते हैं और उनके साथ में कुछ समय बिताते हैं और इसी आधार पर इन्हीं नदियों के आधार पर इनका नाम पूरे भारत का नाम ये रख देते हैं। हिंद या दोस्तों हिंदू, इसे हम लिखते हैं हिंदू या हिंद दोस्तों एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत के शब्द सिंध से निकला है। संस्कृत के शब्द सिंध से निकला है। इसी आधार पर इसे दोस्तों इंडिया कहा जाता है। इसी आधार पर इसे इंडिया कहा जाता है। इंडिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में दोस्तों अरबी भाषा हमारी जो और फारसी भाषा अरबी और फारसी भाषा में इंडिया को हिंद कहा जाता है। उत्तर कुषाण काल में जब दोस्तों यहाँ ईरानी आते हैं और वो सिंध क्षेत्र को जीतते हैं और उसके आधार पर ये लोग इसका नाम हिंदुस्तान रख देते हैं। उत्तर कुषाण काल का मतलब है दोस्तों कुषाण काल के जो अंतिम शासक रहे होंगे उनको ईरानियों ने जीता और उसी आधार पर इनका नाम रख दिया हिंदुस्तान। तो दोस्तों मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब हम दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि जब हम भारत के बारे में अध्ययन करते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, भारत के बारे में जानते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि भारत में कई बार एक ही संस्कृति और एक ही सभ्यता को और एक ही भाषा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। एक ही संस्कृत भाषा को कई बार एक विशेष क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखते हैं कि 3री सदी ईसा पूर्व में जो हमारी प्राकृत भाषा है इसको कई बार एक विशेष क्षेत्र में स्थापित की गई
और स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह एक प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी जिसे हर व्यक्ति से समझ सकता था। इस भाषा को समझ सकता था। एक प्राकृत भाषा थी और भारत के कई क्षेत्रों में स्थापित की गई। और हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन सर्वाधिक अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और बाद में यही मान्यता संस्कृत भाषा को प्राप्त हो जाती है। संस्कृत भाषा कई विशेष क्षेत्रों में स्थापित की गई और बाद में जो संस्कृत भाषा है यह एक राजकीय भाषा भी बन जाती है। राजकीय भाषा का मतलब है राज दरबारों में यह भाषा अपनाई जाने लगी। और हम आगे जब देखते हैं 4वीं सदी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशेष रूप से विद्यमान थी कि भाषाएं किसी न किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित की जा रही थी। हालांकि इस समय क्या था, गुप्त वंश के समय बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो चुका था। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो आगे जन्म ले रहे थे। और इस समय क्या था, गुप्त काल के समय संस्कृत भाषा में राजकीय दरबार या संस्कृत भाषा में राजकीय दरबारों के जो दस्तावेज थे वो लिखे जाने लगे थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही बात करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।